दोस्तों ये स्टोरी का 59 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। हीर ने भी कॉन्फिडेंस के साथ हाथ बांधकर कहा, हाँ राजवीर भैया चलिए। राजवीर आगे आगे चला गया और हीर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाई हील पहनकर टक टक करती हुई राजवीर के पीछे पीछे चल रही थी। वहीं शिवाय और हर्षवर्धन ने 4 मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था, या कह सकते हैं शिवाय ने जानबूझकर चारों में से किसी को सेलेक्ट नहीं किया। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय तुम हर मॉडल में इतने नुक्स क्यों निकाल रहे हो? आखिर एक ऐड ही तो करवाना है, उसके लिए भी तुमने 4 मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। शिवाय बोला, चाचू मुझे उनमें से कोई भी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे कोई अच्छी सी मॉडल चाहिए, एकदम परफेक्ट। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ना कि मॉडल की खूबसूरती दिखानी है। शिवाय ने कहा, मॉडल खूबसूरत होगी तभी तो पब्लिक भी प्रोडक्ट खरीदेगी। और चाचू आपको कुछ नहीं पता है, कौन देखता है हस्बैंड और वाइफ वाइफ प्रोडक्ट देखती है और हस्बैंड मॉडल की खूबसूरती। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अब तुझे इतनी समझ है तो खुद ही क्यों नहीं डिसाइड कर लेता, इसे लेकर क्यों यहाँ आया? यह लास्ट मॉडल होगी, इसका ऐड सही लगा तो सिलेक्ट करेंगे और नहीं लगा तो खुद कोई मॉडल सिलेक्ट करके शूटिंग कर लेना, समझा? शिवाय ने कहा, हाँ पक्का यह वाली मॉडल पसंद आ जाएगी। इतना कहकर शिवाय चिल्लाया, नेक्स्ट। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर राजवीर हीर को अंदर भेजने के लिए हल्का सा पुश कर रहा था, लेकिन हीर तो जैसे अपनी जगह खड़ी हुई थी। राजवीर ने धीरे से कहा, क्या कर रही हो चाची? इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई थी लेकिन अब अंदर क्यों नहीं जा रही? हीर अपने गले में घबराहट लाते हुए बोली, राजवीर भैया मैं नहीं कर पाऊंगी, आप समझ नहीं रहे, मैं पीहू के डैडी के सामने ऐसे नहीं जा सकती, देखो तो कितने अजीब से कपड़े पहने हैं। यह सुनकर राजवीर ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। राजवीर दांत पीसते हुए बोला, चाची यह क्या कर रही हो? यहाँ तक आकर हम वापस नहीं जा सकते? अभी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई थी और अभी आपको डर लग रहा है? राजवीर अब हीर के कमर पर हाथ रखकर हीर को धकेल रहा था, लेकिन जितना राजवीर हीर को धकेलता हीर वापस आ जाती। हीर ने कहा, मुझसे नहीं होगा भैया, प्लीज समझने की कोशिश करो, उन्होंने मुझे नजर भरकर देख लिया तो मेरे पसीने छूट जाएंगे, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप ऐसे ही मेरा सिलेक्शन करवा दो। राजवीर हीर को धकेलता हुआ बोला, चाची समझने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन हो गया है लेकिन कम से कम शक्ल तो दिखानी पड़ेगी ना। एग्जाम में चीटिंग करने के लिए भी स्टूडेंट को एग्जाम रूम में बैठना पड़ता है। हम सारा पेपर तो चीटिंग करवा कर पूरा करवा रहे हैं, लेकिन कम से कम एग्जाम रूम में तो जाकर बैठें। राजवीर को अब हीर पर गुस्सा आ रहा था। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, चाची यहाँ तक आने के बाद आप पीछे नहीं जा सकती। इतने में शिवाय की आवाज आई, नेक्स्ट। राजवीर पहले तो बहुत आराम से हीर को धक्का दे रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके थोड़ा तेज धक्का दिया और हीर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर लड़खड़ाती हुई चली गई। हीर की नजर सबसे पहले हर्षवर्धन पर गई। हीर की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके कान गर्म हो गए थे। हीर खुद को कैसे संभाल रही थी हीर ही जानती थी। वहीं हर्षवर्धन अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। उसने नजर उठाकर देखा ही नहीं कि सामने कोई लड़की खड़ी है। वहीं शिवाय हीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, जैसे कहना चाहता हो, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। हीर ने एक नजर शिवाय को देखा और फिर से हर्षवर्धन को देखने लगी। हीर की आंखें हल्की सी नम भी हो रही थी, क्योंकि उसने अपने साहब को पूरे 5 महीने बाद देखा था। अस्पताल में जब देखने आई थी तब तो ना के बराबर ही देखा था, लेकिन आज बिल्कुल आंखों के सामने देख रही थी, बिना किसी पर्दे के। शिवाय ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चाचू आप जरा देख लीजिए, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। इतना कहकर शिवाय हीर को देखता हुआ और उसे आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट करता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। वहीं हीर की दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गईं। उसका दिल इतनी जोरों से धक धक कर रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। पहले तो शिवाय था, जिसे देखकर उसे फिर भी राहत थी, लेकिन शिवाय भी वहां से जा चुका था। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में हीर हर्षवर्धन के साथ अकेली थी। अगर वक्त या नहीं होता तो शायद हीर और हर्षवर्धन दोनों ही इस समय एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हीर को हर्षवर्धन के सामने अनजान बने रहना था। हर्षवर्धन
हर्षवर्धन का ध्यान अब भी हीर पर नहीं गया। वह अब भी अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। हीर की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वह एक बार भी हर्षवर्धन को एक्सक्यूज मी बोलकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच ले। वहीं राजवीर और शिवाय दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम के गेट के बाहर कान लगाकर खड़े हुए थे। दोनों ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी सिंड्रेला चाची कुछ गड़बड़ ना कर दे। फाइनली हीर ने अपनी आंखें बंद की और उसे फिर से वह पल याद आने लगा जब नैना कपूर ने उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया था, और अचानक ही हीर का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। हीर ने अपने हाथ से टेबल को बजाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मॉडल के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं? इतना सुनकर हर्षवर्धन ने आंख उठाकर हीर को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। हीर भी कुछ देर तक हर्षवर्धन की आंखों में ही देखती रही, लेकिन हीर की आंखों पर चश्मा था, जिस वजह से हर्षवर्धन ने हीर की आंखों में नहीं देखा। हीर ने फिर से टेबल को हल्का सा बजाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या मॉडल के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं? हर्षवर्धन ने अभी भी रिएक्ट नहीं किया। वह अब भी हीर को ही देख रहा था। अचानक ही हर्षवर्धन के मुंह से निकला, साहिबा तुम? कहते हुए हर्षवर्धन के चेहरे पर दुनिया भर की हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी साहिबा उसके सामने खड़ी हुई है। वहीं हीर ने अपने हर्षवर्धन की बात को इग्नोर कर दिया और हर्षवर्धन की आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कितनी देर से बोल रही हूँ, क्या आप ही मॉडल का इंटरव्यू ले रहे हैं? हर्षवर्धन अपनी चेयर से पहले ही खड़ा हो गया था। वह हीर के आगे आकर बोला, हीर तुम कहाँ थी? कहते हुए हर्षवर्धन ने हीर को कहते हुए गले लगा लिया। हर्षवर्धन के गले लगते ही हीर के रोंगटे खड़े हो गए और ज्यादा घबराने लगी, लेकिन उसे हर्षवर्धन से गले लगकर सुकून भी मिल रहा था। कुछ सेकंड तक हर्षवर्धन ने हीर को अपने में लगभग समा ही लिया था। वहीं हीर वह भी अपनी बाहें हर्षवर्धन पर लपेटना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर कॉन्फ्रेंस रूम के गेट पर गई, जहां शिवाय और राजवीर खड़े थे, और दोनों ने ही अपनी उंगली दिखाकर ना कर दिया। इनफैक्ट इशारों में ही कहा कि वह हर्षवर्धन को खुद से दूर कर दे। हीर हर्षवर्धन को दूर तो नहीं करना चाहती थी। वह मुंह बनाकर शिवाय और राजवीर को देखने लगी। शिवाय और राजवीर दोनों ने ही हीर को आंखें दिखाई और सख्ती से इशारा करते हुए कहा कि हर्षवर्धन को खुद से दूर कर दो। हीर को शिवाय और राजवीर पर गुस्सा तो आ रहा था, आखिर वह अपने साहब के साथ 5 महीने बाद गले लगी थी, और ऊपर से शिवाय और राजवीर दोनों ही उसे हर्षवर्धन को झटकने के लिए कह रहे थे। लेकिन हीर को बात तो माननी ही पड़ती। हीर ने पूरी जान लगाकर हर्षवर्धन को खुद से दूर कर दिया और फिर ऑलमोस्ट चिल्लाकर कहा, कितने बदतमीज इंसान हैं आप! यहाँ आप इंटरव्यू लेने बैठे हैं या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने? शर्म नहीं आती आपको? शक्ल से तो शरीफ लगते हो। देखिए मिस्टर, अगर आपको यह लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो आपकी उल्टी सीधी डिमांड पूरी करेंगी और बदले में आप उन्हें मॉडल रख लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हीर थोड़ा सा आगे आई। उसने हर्षवर्धन को अपनी सीधी उंगली दिखाकर कहा, मिस्टर, गलतफहमी में मत जीना, पुलिस में दे दूंगी। समझे आप? हर्षवर्धन तो बस हीर को ही देख रहा था। हीर की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने हीर की उंगली अपनी मुट्ठी में भरी और अपने पास खींच लिया। हर्षवर्धन ने एक हाथ हीर की कमर पर लपेट दिया और उसकी आंखों से चश्मा उतार दिया। अब तो हीर बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। जिसका डर था वही हो गया। हीर नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन उसकी आंखों में देख ले, क्योंकि अगर हर्षवर्धन ने हीर की आंखों में देखा तो सिवाय प्यार के उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। हीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वहीं हर्षवर्धन बहुत प्यार से हीर के चेहरे को देख रहा था। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। जहां हर्षवर्धन के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, वहीं हीर के चेहरे पर सिवाय डर के कुछ नहीं था। हर्षवर्धन धीरे धीरे हीर के होठों की तरफ झुकने लगा और हीर की आंखें अब बंद होने लगी, और वहीं शिवाय और राजवीर यह सब देख रहे थे। दोनों ने ही अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। दोनों को ही इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इन सब में हीर की गलती नहीं थी। हीर ने तो अपना परफॉर्मेंस 100% दिया था, लेकिन हर्षवर्धन के सामने हीर की परफॉर्मेंस 0 हो गई। वहीं राजवीर ने शिवाय को देखकर दांत पीसते हुए कहा, शिवाय, तुमने तो कहा था चाचू बहुत शरीफ हैं। शिवाय कंधे उचकाकर बोला, सीनियर, अपनी वाली के साथ भी रोमांस नहीं करेंगे तो किसकी वाली के साथ करेंगे?
हो ना हो चाचू ने चाची को पहचान लिया। जिसका डर था वही हुआ। वहीं हर्षवर्धन हीर के होठों को छू पाता उससे पहले ही हीर ने हर्षवर्धन के सीने पर दोनों हाथ रखे उसे जोरों से धक्का दे दिया। हर्षवर्धन 2 कदम पीछे हट गया। हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। हीर ने फिर से हर्षवर्धन को उंगली दिखाकर कहा, मिस्टर, आप तो इतने बेशरम, घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। शर्म नहीं आती? शरीफ की आड़ में किसी लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत करते हुए बदन में इतनी ही आग लगी हुई है तो किसी को हायर क्यों नहीं कर लेते, किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? हर्षवर्धन तो हैरानी से हीर को देख रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी हीर जो नजर नहीं उठाती थी आज अपनी जुबान से इतनी कड़वी बातें बोल रही है। वहीं हीर की आंखें अब तक नम हो चुकी थी। भला वह अपने साहब को ऐसी बातें कैसे कह सकती थी, लेकिन उसके लिए मजबूरी भी थी। हीर ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और वह बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, साहिबा, क्या बदतमीजी है। सिवाय तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम उसकी बातों में आकर मेरे साथ ऐसा गेम खेल रही हो। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें पीहू की याद नहीं आती? या मैं मान लूं कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो गया है? हीर पर हर्षवर्धन की बातों का असर हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हर्षवर्धन को खुद से दूर करते हुए कहा, कौन साहिबा, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं हूँ हिना बाजवा, यहाँ मॉडलिंग के लिए आई थी। पंजाब से आई हूँ। अभी मुझे राजस्थान आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आप मुझसे रिश्ता जोड़ने लगे, वह भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। शर्म नहीं आती आपको? इतना कहकर एक बार फिर हर्षवर्धन के सीने पर हीर ने हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। हीर फिर से जाने लगी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। हीर सीधा हर्षवर्धन के चौड़े सीने से जा लगी। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर रखा और उस पर मजबूती बनाते हुए कहा, हीर, बहुत हुआ, मत करो यह सब। बदले लेने के तरीके और भी हैं। अगर कहोगी तो एक दिन में नैना कपूर को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जी भरकर अपनी खुन्नस नैना से निकाल लेना, चाहे तो उसे गोली मार देना, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैंने कैसे गुजारे हैं मैं ही जानता हूँ। हर एक दिन तुम्हें याद किया है, तुम्हारा इंतजार किया है। ना किसी के करीब गया, ना ही किसी को अपने करीब आने दिया। इस दिल में बस तुम रहती हो। हीर, मत करो ऐसा। तुम्हारे साहब को तुम्हारी जरूरत है। रातों को नींद नहीं आती। हीर, तुम समझती क्यों नहीं? हीर ने एक बार फिर हर्षवर्धन को खुद से दूर करके कहा, देखो मिस्टर, 100 बार कह चुकी हूँ, मेरा नाम हिना बाजवा है, हीर नहीं। बार बार मुझे हीर कहना बंद कीजिए। हिना बाजवा नाम है मेरा, सुन लीजिए, हिना बाजवा। इतना कहकर हीर जाने लगी। हर्षवर्धन ने फिर से हीर को पकड़कर दीवार से लगाकर कहा, ठीक है, तुम हिना बाजवा हो ना? मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो तो गेम ही सही। अब नहीं मनाऊंगा तुम्हें। तुमने हर्षवर्धन का प्यार देखा है, हर्षवर्धन की नाराजगी नहीं देखी। मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पता हूँ। अब तुम तड़पोगी, मेरे पास आना चाहोगी, लेकिन मैं आने नहीं दूंगा। अब तुम मुझे बस मनाते रहो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। तुम्हें गेम खेलना है ना? मैं भी गेम खेलूंगा, लेकिन देखते हैं इस गेम में कौन जीतता है। तुम्हें तो मैं जीतने नहीं दूंगा। ना तुम जीतोगी, ना तुम हारोगी, बस तड़पोगी। यह कहते हुए हर्षवर्धन ने हीर की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। हीर को दर्द होने लगा। उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। उस आंसू में दर्द था, हीर का दर्द, जिसे हर्षवर्धन समझ भी रहा था। दोनों के बीच एटीट्यूड आ चुका था। हीर की कोई गलती नहीं थी। वह तो बस सिवाय की बात मान रही थी। गलती तो हर्षवर्धन की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई। हीर ने धीरे से कहा, मुझे दर्द हो रहा है। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ छोड़ दिया। हीर वहां से धीरे धीरे जाने लगी। जाना तो नहीं चाहती थी। उसका मन था वह अभी अपने साहब को गले लगा ले और जी भरकर अपना दुख उसके कंधे पर निकाल ले, लेकिन सिवाय और राजवीर ने पिछले 5 महीने में हीर पर बहुत मेहनत की थी। उसे एक परफेक्ट मॉडल लुक देने की कोशिश की थी और लगभग उन्होंने हीर को एक परफेक्ट मॉडल बना ही दिया था। हीर उन दोनों की मेहनत जाया नहीं करना चाहती थी, इसीलिए केबिन से बाहर चली गई। वहीं हर्षवर्धन अब भी हीर की तरफ से मुंह फेरकर खड़ा हुआ था। हीर आंखों में आंसू लिए बाहर आ गई। हीर की नजर जैसे ही राजवीर और सिवाय पर गई, हीर के आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई। वहीं राजवीर ने जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम का गेट बंद कर दिया ताकि हर्षवर्धन को हीर के रोने की आवाज सुनाई न दे।
वैसे तो हर्षवर्धन सब कुछ समझ गया था, फिर भी राजवीर और शिवाय दोनों ही अनजान बने रहना चाहते थे। वहीं हीर कॉरिडोर की दीवार से सेटिंग होकर खड़ी हो गई। उसके आंसुओं की रफ्तार अब भी धीमी नहीं हो रही थी। हर्षवर्धन के साथ बिताया हुआ एक एक पल हीर को याद आ रहा था। हर्षवर्धन ने कभी भी हीर के साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी और आज हर्षवर्धन हीर को ओपन चैलेंज कर रहा था। यही सब सोच सोच कर हीर का दिमाग खराब हो रहा था और तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज गूंजी, सिंड्रेला चाची आप परेशान क्यों हैं? आप चाचू को किस नहीं कर पाई? इसलिए यह सुनते ही हीर ने अपनी आंखें खोली और पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठा लिया। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि वह फ्लावर पॉट सीधा उसके सिर में लगने वाला है, इसलिए वह कॉरिडोर से भाग गया। वहीं हीर भी शिवाय के पीछे पीछे भाग रही थी। शिवाय सीधा अपने केबिन में आया और हीर भी शिवाय को फॉलो करती हुई उसके केबिन में आ गई। शिवाय ने पूरे केबिन का चक्कर लगा दिया और वहीं हीर भी आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हीर का मन कर रहा था वह सच में शिवाय की जान ले ले। वहीं शिवाय हीर का गुस्सा देखकर समझ गया था कि आज उसकी सिंड्रेला चाची सच में उसका सिर फोड़ देंगी। वहीं राजवीर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर केबिन में दाखिल हुआ। शिवाय चिल्लाया, सीनियर यार बचा ले, आज तो सिंड्रेला चाची मार ही देंगी। हीर ने भी गुस्से में कहा, हाँ तुम्हें मार ही दूंगी। शिवाय भैया आपकी वजह से मेरे साहब नाराज हो गए, आपकी वजह से पीहू के डैडी गुस्सा हो गए। 5 महीने बाद मैंने अपने साहब से मिली हूँ और आपकी वजह से वह मुझसे गुस्सा हो गए। वहीं शिवाय अभी भी चेयर के पीछे था और हीर फ्लावर पॉट लेकर आगे खड़ी हुई थी। तभी राजवीर ने हीर को पीछे से पकड़कर कहा, चाची मेरी बात तो सुनो, चाची यहाँ बैठो। राजवीर ने हीर को एक चेयर पर बैठा दिया। शिवाय थोड़ा सा आगे आया और उसने सबसे पहले हीर के हाथ से फ्लावर पॉट लेकर साइड में रखा और फिर दोनों ही पंजों के बल बैठकर हीर को समझाने लगे। शिवाय ने कहा, चाची समझने की कोशिश करो, यह सब करना जरूरी है। अच्छा आप ही बताइए, क्या आपके लिए तो मैं चाचू को अभी बता सकता हूँ कि आप ही सिंड्रेला चाची हो, लेकिन फिर चाचू आपको फार्म हाउस में नहीं रहने देंगे, आपको रघुवंशी मेंशन ले जाएंगे और फिर क्या यह बदला हम नहीं ले पाएंगे? रही बात चाचू की, चाचू आपसे नाराज नहीं हो सकते। अच्छा आप ही बताइए, क्या चाचू सच में आपसे नाराज रह सकते हैं? शिवाय की आंखों में देखने लगी। हीर ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, तो बस फिर चाची इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? चाचू आपसे नाराज नहीं रह सकते, आपसे इतने दिनों बाद मिले हैं ना, इसीलिए थोड़ा गुस्सा हो गए। आप टेंशन मत लो, बस आगे की तैयारी करो। आपको एक एड शूट करना है और हम उस एड शूट को बड़े बैनर पर प्रमोट करेंगे, फिर आपके पास अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे। हीर ने बड़ी मासूमियत से मुंह बनाकर कहा, मुझे ऑफर नहीं, पीहू के डैडी चाहिए, पीहू के डैडी भी मिल जाएंगे। मैं वादा करता हूँ अगर आपने एड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी तो मैं आपको चाचू से मिलवा दूंगा। शिवाय ने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हीर ने अपना हाथ शिवाय के हाथ पर रख दिया और फिर बोली, पक्का? अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी तो आप मुझे पीहू के डैडी से मिलवा देंगे? शिवाय बोला, हाँ मिलवा दूंगा। हीर मुंह बनाकर बोली, ऐसे नहीं मिलवाना, जैसे आज मिली थी या हॉस्पिटल में मिली थी, ऐसे नहीं मिलना चाहती। शिवाय ने हीर की तरफ आंख मार कर कहा, अच्छा तो कैसे मिलना चाहती हैं? यह सुनते ही हीर की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं राजवीर के चेहरे पर फिर से एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हीर ने चोर नजरों से एक बार शिवाय को देखा और एक बार राजवीर को। दोनों ही दबी हंसी हंस रहे थे, जिसका साफ मतलब था वह हीर को चिढ़ा रहे हैं। हीर ने शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया, फिर धीरे से बोली, मेरा वह मतलब नहीं था, आप लोग गलत समझ रहे हो। शिवाय ने फिर से हीर के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर अपने गालों पर लगाया और बोला, चाची आप परेशान मत होइए, आप जैसे चाहती हैं वैसे ही मिलवा दूंगा, लेकिन आपको ऐड अच्छा करना पड़ेगा। हीर बोली, ठीक है कर दूंगी, लेकिन पीहू के डैडी वहां नहीं होंगे, अगर वह वहां रहे तो मैं नर्वस हो जाऊंगी। शिवाय ने राजवीर को देखा और राजवीर ने शिवाय को। राजवीर ने कहा, ठीक है तुम चाहती हो वहां चाचू नहीं होंगे, बस आप अपना 100% देना, नर्वस मत होना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शाम को हर्षवर्धन, शिवाय, विराज, पैंथर चारों ही मेंशन वापस आ गए। हर्षवर्धन को आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था
कि वह हीर से मिलेगा तो हीर उसे पहचानने से इनकार कर देगी। हर्षवर्धन सीधा अपने कमरे में चला गया। सिवाय विराज एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही हर्षवर्धन के गुस्से का रीजन जानते थे, लेकिन दोनों ही फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे। हर्षवर्धन अपने कमरे में गया और गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। हर्षवर्धन आज वाकई ही काफी गुस्से में था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी हीर उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। अचानक ही हर्षवर्धन की नजर मिरर पर गई। वहां हीर की कुछ चूड़ियां रखी हुई थी। उन चूड़ियों को देखकर हर्षवर्धन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। हर्षवर्धन ने वह चूड़ियां उठाई और वापस से ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और फिर खुद में ही मुस्कुराकर बोला, ठीक है पीहू की मम्मी, देखते हैं तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने कब तक चलता है। वहीं राजवीर जब घर पहुंचा तो रूही उसका डाइनिंग टेबल पर वेट कर रही थी। राजवीर ने रूही के चेहरे को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रूही को नींद आ रही है, लेकिन वह जानबूझकर सोई नहीं। वहीं रूही ने राजवीर को देखा तो डाइनिंग टेबल से खड़ी होकर उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम आ गए राजवीर। राजवीर ने करीब से रूही का चेहरा देखा। रूही कुछ ही दिन में मुरझा गई थी। जहां रूही के चेहरे पर हमेशा चमक रहती थी, वहीं रूही के चेहरे पर थकावट दिखाई दे रही थी। राजवीर रूही को ऐसे नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसे अपने और रूही के रिश्ते पर यकीन भी नहीं था। राजवीर बोला, हाँ चलो खाना खाते हैं। रूही राजवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आ गए। रूही ने आज चावल, पनीर, रोटी, सब्जी, रायता सब कुछ बनाया था। राजवीर ने जब खाना टेस्ट किया तो उसे वाकई ही बहुत अच्छा लगा। राजवीर की भविष्यवाणी सच निकली। रूही ने 2 दिन में ही अच्छे से खाना बनाना सीख लिया था। दोनों ने खाना खाया। वहीं रूही तो उम्मीद भरी नजरों से राजवीर को देख रही थी। रूही जानती थी उसने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। वह चाहती थी कि राजवीर उसकी तारीफ करे, लेकिन राजवीर तो चुपचाप नजर झुकाए खाना खा रहा था, जैसे वह जानबूझकर रूही के खाने की तारीफ नहीं करना चाहता था। रूही कुछ देर तक राजवीर को ऐसे ही देखती रही, फिर अपना खाना खाने लगी। राजवीर अपना खाना खत्म करके डाइनिंग टेबल से खड़ा होकर बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उदास मन से किचन को समेटने लगी। वहीं राजवीर अपने कमरे में आया तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। राजवीर ने मिरर में देखकर खुद से कहा, रूही ने तो आज सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया था। राजवीर ने फिर अपने मोबाइल में कुछ वक्त बिताया, कपड़े बदले, फिर बेड पर लेट गया। अचानक ही उसे रूही का ख्याल आया और वह उठकर बाहर चला गया। उसने बाहर देखा तो रूही सोफे पर ही सो रही थी। रूही ने किचन का सारा काम खत्म कर दिया था और शायद थक कर सोफे पर बैठ गई और फिर सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई। राजवीर रूही के पास आकर रूही को आवाज लगाता हुआ बोला, रूही उठ जाओ, लेकिन रूही ने रिएक्ट नहीं किया। राजवीर ने फिर आवाज लगाई, रूही जागो। रूही अब भी नहीं उठी। राजवीर ने इस बार थोड़ा तेज आवाज लगाकर कहा, चटोरी बिल्ली उठ जाओ, लेकिन रूही ने फिर भी व्यक्त नहीं किया। राजवीर ने जैसे ही रूही की कलाई पकड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रूही को बुखार हो गया था। रूही आज पूरा दिन नहीं सोई, पूरा दिन काम करती रही। उसने कल रात भी बहुत काम किया था, जिस वजह से रूही को थकावट हो गई। रूही ने अपनी जिंदगी में इतना काम नहीं किया था जितना उसने पिछले 4 दिनों में किया, और इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा थकावट हो गई और उसे बुखार हो गया। राजवीर ने अगले ही पल रूही को गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। राजवीर ने रूही को बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। राजवीर ने रूही का माथा छू कर देखा तो अभी भी बुखार से तप रहा था। राजवीर को टेंशन हो गई। राजवीर को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने रूही को घर का काम करने के लिए कहा, जब वह जानता था कि रूही को काम करने की आदत नहीं है। रूही भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। राजवीर को खुश करने के लिए दिन रात काम करती थी। राजवीर ने अपना फोन लिया और डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया।
डॉक्टर ने रूही का चेकअप करके कहा, मिस्टर राजवीर शेखावत, आपकी बीवी को थकावट की वजह से बुखार हुआ है। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप कोशिश करना कि 2 दिन तक रेस्ट करें, वरना बुखार दोबारा हो जाएगा। डॉक्टर वहां से चला गया। राजवीर को इस वक्त बहुत गिल्टी फील हो रहा था। हालांकि उसने कभी भी रूही पर प्रेशर नहीं बनाया, फिर भी राजवीर इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। राजवीर जानता था कि रूही ने कभी काम नहीं किया, फिर भी उसने रूही को रोकने की कोशिश नहीं की, और इसी गिल्ट के साथ राजवीर के चेहरे पर उदासी ने अपनी जगह बना ली। राजवीर धीरे से रूही के पास बैठ गया। उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को चूम लिया। धीरे धीरे रूही के पास ही लेट गया। उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। वह बार बार उसके माथे को चूम रहा था। राजवीर ने रूही को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वह भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब राजवीर की आंख खुली तो रूही को आंखें फाड़े देख रहा था। राजवीर हैरानी से रूही को देखने लगा। राजवीर ने सबसे पहले रूही के माथे को छुआ। रूही का बुखार उतर चुका था। राजवीर ने फिर रूही के गाल को और गले को छू कर भी देखा। रूही का बुखार पूरे तरीके से उतर चुका था। राजवीर जैसे ही रूही के पास से उठने लगा, रूही ने राजवीर की कॉलर पकड़कर अपने पास खींचा और बोली, तुम मेरे पास क्यों सोए? राजवीर बोला, कल रात में बुखार हो गया था। रूही ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, या मेरे सवाल का जवाब नहीं, सच सच बताओ, मेरे पास क्यों सोए? हाँ, मैं समझ गई, तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, है ना? या बोलते हुए रूही राजवीर के गाल से अपना गाल टच करने लगी। तभी राजवीर ने रूही के दोनों हाथों को पकड़कर झटकते हुए कहा, ज्यादा ख्वाब मत पालो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रात को तुम्हारी तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए, इसीलिए यहीं लेट गया, और फिर मुझे कब नींद आई मुझे भी नहीं पता। राजवीर की कलाई रूही ने पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, राजवीर, तुम पर झूठ बिल्कुल सूट नहीं करता, तुम झूठ मत बोला करो। चाचू सच कहते हैं, राजवीर झूठ बोलता है तो नजरें चुराता है, और आज भी तुम नजरें चुरा कर जा रहे हो। मेरी तरफ देखो और बोलो कि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। राजवीर बोला, रूही, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। राजवीर ने रूही की यह बात बोल दी, लेकिन पलट कर नहीं देखा। राजवीर भी एक बात जानता था, अगर उसने इस बार रूही को पलट कर देख लिया तो रूही उसके चेहरे पर आई हुई खुशी को देख लेगी। वहीं राजवीर जब किचन में आया तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, जिसका साफ मतलब था कि रूही उसके दिल में धीरे धीरे प्यार के साथ अपने लिए इज्जत की जगह भी बना रही है। राजवीर ने रूही के लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई, और तभी उसकी नजर रूही पर गई, जो अभी अभी नहा कर कमरे से गेट से निकली थी। रूही को वह देखता ही रहा। रूही ने लाइट येलो कलर की जाजट की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को धोया था, माथे में भर कर सिंदूर लगाया था। रूही को ही देखता रहा, जैसे वह हमेशा ऐसे ही रूही को देखना चाहता हो, और अचानक ही उसका दिमाग खनका और उसने लगभग गुस्से में कहा, तुम्हें नहाने के लिए किसने कहा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम सुबह सुबह उठकर नहा ली और सिर भी धो लिया, अक्ल वक्ल है कि नहीं? रूही बोली, राजवीर, मैं जानती हूँ तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन प्यार से भी तो बोल सकते हो, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने की क्या जरूरत है? राजवीर ने किचन का कपड़ा अपने कंधों पर टांगा और रूही के पास आकर बोला, रूही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात बुखार से तप रही थी और अब तुम सुबह सुबह नहाकर बाहर भी आ गई। तुम्हें डॉक्टर ने 2 दिन के लिए रेस्ट करने को कहा है, तुम अभी के अभी वापस जाओ और जाकर आराम करो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। रूही ने बहुत प्यार से राजवीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और राजवीर की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। रूही ने राजवीर को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, हटो आगे से, मुझे पूजा करनी है। इतना कहकर रूही ने राजवीर के घर के छोटे से मंदिर की तरफ अपना रुख किया। वहीं राजवीर तो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। राजवीर ने फिर से अपने किचन का कपड़ा अपने हाथों में पकड़ा और किचन में चला गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और तभी राजवीर का मैसेज आया कि वह आज ऑफिस नहीं आएगा। हर्षवर्धन ने भी ओके करके रिप्लाई कर दिया। वहीं राजवीर ने यही मैसेज शिवाय को भी किया, लेकिन शिवाय को गुस्सा आ गया।
शिवाय ने अगले ही पल राजवीर को फोन करके कहा, तुम जानते हो ना, आज चाची की शूटिंग है और तुम आ नहीं रहे हो। अकेला चाची को कैसे संभालूंगा। राजवीर ने कहा, शूटिंग 2 दिन बाद की तारीख रख ले। रूही की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। शिवाय ने कहा, सीनियर, मेरी बहन से इतना काम करवाओगे तो उसकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, शिवाय, मैंने तो काम करने के लिए नहीं कहा, उसने ही आइडियल बीवी बनने का भूत सवार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। शिवाय ने कहा, राजवीर, मेरी बहन तुझे सच में प्यार करने लगी है और तू उसके दिल की बात समझ नहीं रहा है। तो खुद ही सोच, जिस लड़की ने पानी का गिलास खुद लेकर नहीं पिया हो, वह लड़की तेरे घर में सारा काम करती है। एक्सेप्ट कर ले इस रिश्ते को, रूही को और परेशान मत कर। राजवीर शिवाय की बात सुन रहा था और उसकी नज़र रूही पर गई, जो बड़े श्रद्धा के साथ पूजा कर रही थी। राजवीर ने कहा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं फ़ोन रखता हूँ। बस यही कहना था कि आज ऑफिस नहीं आऊँगा। इतना कहकर राजवीर ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं शिवाय ने अपना फ़ोन देख कर कहा, सीनियर, आज नहीं तो कल रूही तुझे मना ही लेगी। आखिर वह मेरी बहन है। उसने पीछे हटना नहीं सीखा। कुछ घंटे बाद हर्षवर्धन अपने केबिन में बैठा हुआ था और गुस्से में पेपर वेट घुमा रहा था। हर्षवर्धन हमेशा इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन कल हीर के बिहेवियर ने हर्षवर्धन को अंदर तक तोड़ दिया था, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन ने फोन करके शिवाय को अपने केबिन में बुला लिया। शिवाय भी कुछ ही मिनट में हर्षवर्धन के केबिन में आ गया। हर्षवर्धन अभी भी पेपर वेट घुमा रहा था। वहीं शिवाय हर्षवर्धन को देखकर मन ही मन अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, चाचू, यह पेपर वेट उठाकर मेरे सिर में ना मार देना। दिव्यांश और ना ही राजवीर, मैं अकेला कैसे चाचू को संभालूंगा। और तभी हर्षवर्धन ने कहा, ऐड के लिए मॉडल सिलेक्ट हो गई। शिवाय बोला, हाँ चाचू, कल वह आखिरी मॉडल आई थी ना, उसे हमने सिलेक्ट कर दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं थे। हर्षवर्धन ने कहा, तुमने उस आखिरी मॉडल का चेहरा देखा। शिवाय अब फंस गया, इसलिए उसने बातों को संभालते हुए कहा, नहीं देखा, लेकिन बस उसके बारे में सुना है कि वह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और हर एक ऐड अच्छे से कर लेती है। हर्षवर्धन ने कहा, कल मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, आज लूंगा, उसे बुलाओ। अगर वह इंटरव्यू में पास हुई तभी हम ऐड के लिए हायर करेंगे, वरना किसी और मॉडल को देख लेंगे। शिवाय ने कहा, चाचू, आपने उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? कल मैं चला गया था, तब तो वह मॉडल आपके केबिन में ही थी ना। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय अपनी आंखें घुमाता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, इंटरव्यू अरेंज कर। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। शिवाय सीधा अपने केबिन में आया, जहां हीर बैठी हुई थी। शिवाय ने कहा, चाची, कमर कस लो, चाचू बैंड बजाने वाले हैं। यह सुनते ही हीर हैरानी की सूरत बनाकर शिवाय को देखने लगी। तभी शिवाय ने कहा, चाची, इतनी मासूमियत से मुझे मत देखो, मैं इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। आज राजवीर भी नहीं आया, चाचू के सवालों का जवाब देना ही होगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना। यहाँ आने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते। हीर खड़ी हुई, उसने अपने आप को देखा। हीर ने ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर का पेपर लंप टॉप पहना हुआ था। हीर हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती थी जिसमें उसकी बॉडी पार्ट दिखाई ना दे, लेकिन हीर सिंपल से कपड़े में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। हीर हाथ बांध कर बोली, शिवाय भैया, अब ओखली में सिर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वह मुझसे नफरत करने लगेंगे। जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं उन्हें मना लूंगी। शिवाय ने हीर का कॉन्फिडेंस देखकर कहा, चाची, यह तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि चाचू इस जन्म में आपसे नफरत नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन गुस्से में कुछ उल्टा सीधा जरूर कह देंगे। खैर छोड़ो, 1 घंटे बाद आपका इंटरव्यू है, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। 1 घंटे बाद हर्षवर्धन और शिवाय दोनों ही हर्षवर्धन के केबिन में बैठे थे। हर्षवर्धन आज भी पेपर वेट घुमा रहा था, वहीं शिवाय हर्षवर्धन को देखकर अपना सलाइवा गटक रहा था। तभी हर्षवर्धन के केबिन का गेट खुला और हीर केबिन के अंदर आई। हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर ने हर्षवर्धन को। दोनों की नजरें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन इस वक्त गुस्से में था। वहीं हीर वह तो बस जैसे तैसे इंटरव्यू करके वहां से जाना चाहती थी।
हीर जैसे ही हर्षवर्धन के सामने आई, हर्षवर्धन ने पेपर वेट घुमाना बंद कर दिया। जैसे ही पेपर वेट घूमना बंद हुआ, हीर और शिवाय दोनों की दिल की धड़कन रुक गई। हर्षवर्धन ने एक किलर लुक शिवाय को दी और बोला, जाओ यहाँ से, इंटरव्यू मैं लूंगा। अब तो हीर की धड़कन बिल्कुल ही रुक गई। ऐसा लग रहा था हीर के दिल के मॉनिटर की धड़कनों की लाइन बिल्कुल स्ट्रीट हो गई हो। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन केबिन से जाना नहीं चाहता था। तभी हर्षवर्धन ने फिर कहा, तुम चले गए थे ना, तुम ही ने कहा था ना चाचू इस मॉडल को हैंडल कर लो, तो अब मैं खुद हैंडल कर लूंगा, जाओ यहाँ से। तभी हीर ने अपने सोए हुए कॉन्फिडेंस को जल्दी से जगाया और बोली, देखिए मिस्टर, अगर आप कल की तरह मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। मैं यहाँ मिस्टर शिवाय के कहने पर आई हूँ, उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई, वरना आपकी शक्ल देखने का शौक मुझे नहीं है। यह सुनते ही हर्षवर्धन ने हीर को देखा। शिवाय हर्षवर्धन के पास गया और उसके कान में बोला, चाचू या चाची नहीं है, या हिना बाजवा है। जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि यह चाची है, लेकिन मैंने इसकी पूरी आइडेंटिटी चेक करवाई है, यह हीर नहीं है। इसलिए प्लीज हीर समझकर कुछ गलत मत कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि यह पुलिस में चली जाए या हमारे खिलाफ मीडिया में कुछ बोल दे। प्लीज चाचू। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, मैं तेरे बाप का भाई हूँ, तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, जा यहाँ से। यह मॉडल अगर इंटरव्यू देगी और इंटरव्यू में पास हुई तो ही इसे हायर करेंगे, वरना नहीं। शिवाय के पास अब ऑप्शन नहीं था। वह चुपचाप हीर को देखकर केबिन से चला गया, लेकिन वह केबिन के बाहर ही खड़ा रहा और कान लगाकर दोनों की बातें सुनने लगा। शिवाय के जाते ही हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर हीर की तरफ देखा और फिर अपनी चेयर से खड़ा होकर हीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वहीं हीर के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने पहले कभी हर्षवर्धन को इतना गुस्से में नहीं देखा था जितना वह आज देख रही थी। उसे डर था कि कहीं हर्षवर्धन गुस्से में उसे नुकसान ना पहुंचा दे, जबकि वह जानती थी कि हर्षवर्धन गुस्से में भी अपना सेंस नहीं खोता। हर्षवर्धन वापस अपने टेबल के पास गया और अपने टेबल से टेक लगाकर जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन काफी स्टाइल से खड़ा था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं हीर को अच्छा भी लग रहा था। हर्षवर्धन ने पूछा, कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? यह सुनते ही हीर की आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि यह कोई गलत क्वेश्चन है। कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? हीर गुस्से में बोली, आप फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे यह इंटरव्यू नहीं देना। इतना कहकर हीर केबिन से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने केबिन के गेट को छुआ, उसके कानों में हर्षवर्धन की आवाज आई, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में अपना सिक्का जमाना चाहती हो तो इन सारे सवालों की आदत डाल लो, और हर दूसरा आदमी तुमसे ऐसे ही सवाल करेगा तो क्या हर दूसरे आदमी को ऐसे ही जवाब देकर चली जाओगी? हीर जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। हीर को भी समझ आने लगा था कि हर्षवर्धन सच कह रहा है। अगर उसे नैना कपूर को हराना है तो ना जाने ऐसे कितने ही सवालों के जवाब उसे देना होगा, ना जाने कितने ही घटिया आदमियों से उसे मिलना होगा। हीर कुछ सोचकर वापस आई और हर्षवर्धन की आंखों में देखकर बोली, एक्चुअली बहुत सारे हैं, इतने सारे की गिनती नहीं है, कितनों के तो नाम भी याद नहीं। हीर इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस से हर्षवर्धन के सामने यह बात बोल रही थी और कहीं ना कहीं हर्षवर्धन हीर के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस भी हो रहा था। लेकिन हर्षवर्धन को बस अपनी हीर चाहिए, हीर को तोड़ना चाहता था। इसलिए उसने दूसरा सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी? अगर तुमने मेरे साथ एक रात बिता ली तो मैं तुम्हें अब आने वाले 2 साल तक सारे ऐड का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। यह सुनते ही हीर की आंखें नम हो गई। उसकी आंखें छलकने वाली थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छलकने नहीं दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन उससे ऐसी बातें भी कर सकता है। हीर कुछ नहीं बोली, चुपचाप पलट कर जाने लगी। हर्षवर्धन ने कहा, ऐसे आप हारेंगी तो तुम्हें हार दूसरे तीसरे दिन मिलेगी। किस किस को मना करोगी? इसलिए कहता हूँ मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें इंडिया की टॉप मॉडल बना दूंगा। हीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसे अब हर्षवर्धन को जवाब देना सही लग रहा था। हीर फिर से पलटी और उसने हर्षवर्धन की आंखों में देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आपने कल कहा था कि मैं हीर हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? अब हीर
कौन है? हर्षवर्धन बोला, बीवी है मेरी। हीर ने कहा, तो क्या आप अपनी बीवी को चीट करेंगे, या आप अपनी बीवी के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाए, या फिर आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, या फिर आप भी उन आदमियों में से हो जो घर में खूबसूरत बच्ची होने के बाद भी बाहर मुंह मारते फिरते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बीवी का भी कहीं और अफेयर हो और आपकी बीवी भी आपकी तरह किसी को ऑफर कर रही हो और दुनिया को दिखाने के लिए आप और आपकी बीवी आइडियल कपल हो? यह सुनते ही हर्षवर्धन का हाथ उठ गया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही था। उसने मुक्का बनाया और टेबल पर दे मारा। टेबल पर रखी हुई सारी चीज 2 इंच तक उछल गई। हीर ने हर्षवर्धन का गुस्सा देखा तो कसकर आंखें बंद कर ली। हीर नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन गुस्सा करे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एटीट्यूड और गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने पलटकर हीर को देखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, अपनी जुबान से मेरी हीर का नाम मत लो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी बीवी का नाम अपनी इस गंदी जुबान से लो। हीर को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। आखिर हर्षवर्धन हीर के सामने ही हीर के लिए ही हीर को डांट रहा था। हीर ने कहा, मेरी जुबान गंदी है? आपकी जुबान कौन सा साफ है, खुली हुई है? अगर अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते हो तो क्या सोचकर मुझे ऑफर दे रहे हैं? औकात तो आपकी नहीं है। एक तरफ आप मुझे इतना घटिया ऑफर दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बीवी के लिए प्यार दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हीर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक आने के बाद हीर ने भी डिसाइड कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। वैसे भी उसके साथ राजवीर और शिवा दोनों का सपोर्ट था और वह इतना भी जानती थी कि हर्षवर्धन चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, ज्यादा दिन तक उससे गुस्सा नहीं रहेगा। लेकिन नैना कपूर को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। हर्षवर्धन गुस्से में हीर की तरफ बढ़ने लगा और हीर पीछे हटने लगी। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, हीर क्यों परेशान कर रही हो, वापस क्यों नहीं आ जाती? नैना कपूर को मैं अपने आप सबक सिखा दूंगा। हीर ने भी मन ही मन गुस्से में कहा, अब तो बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। आपने इतना घटिया ऑफर मुझे क्यों दिया? लेकिन यकीन नहीं आता कि आप मुझसे ऐसी बात कर सकते हैं। हर्षवर्धन को भी गुस्से में हीर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं हीर की आंखों में भी गुस्सा था। और तभी केबिन का गेट खुला। शिवाय ने एकदम से हीर हर्षवर्धन को गले लगाकर पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, चाचू, अगर हायर नहीं करना तो मत करो, लेकिन ऐसे ही किसी को अपने केबिन में बुलाकर इंसल्ट मत करो। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही हीर ने कहा, मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, ना और ना ही मैं आप लोगों के लिए मॉडलिंग करूंगी। फिर उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, आपने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं आपके चाचू को इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गई, लेकिन आपके चाचू तो बदतमीजी पर उतर आए। हर बार मैं इनकी बदतमीजी नहीं सहूंगी। मुझे आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना। इतना कहकर हीर वहां से चली गई। वही शिवाय को भी अब गुस्सा आ गया, क्योंकि बहुत देर से वह केबिन के बाहर खड़ा हुआ हीर और हर्षवर्धन की बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं उसे अपने चाचू ही गलत लग रहे थे। शिवाय ने कहा, छोड़िए चाचू, हम किसी दूसरी मॉडल को हायर कर लेते हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय भी गुस्से में हर्षवर्धन को देख रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, दूसरी मॉडल हायर करनी थी तो हीर को यहाँ तक क्यों लेकर आया? शिवाय कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन ने फिर कहा, जाकर के हीर को हायर करो और यह मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं मानता हूं कि तुम 4 कदम आगे की सोचते हो, तो मैं भी तुम्हारा चाचा हूं, 8 कदम आगे की जानकारी रखता हूं। शिवाय ने गुस्से में कहा, आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। वह चाची नहीं है। और रही बात उसे हायर करने की, तो अब मैं उसे हायर नहीं करूंगा। अगर हायर ही करना है तो आप खुद जाकर कर लीजिए। इतना कहकर शिवाय भी गुस्से में केबिन से निकल गया। हर्षवर्धन ने एक बार फिर गुस्से में पंच बनाकर टेबल पर मारा और इस बार भी सारी चीजें 2 इंच और चली गई। अमेरिका में दृष्टि की सर्जरी को 4 दिन हो गए थे। आज उसकी पट्टी खुलने वाली थी। शौर्य दृष्टि के पास ही बैठा हुआ था। वहीं देव दृष्टि की गोद में सो गया था। शौर्य ने कहा, दृष्टि, आज तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी और तुम अपने देव को देख सकोगी। दृष्टि खुश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था, काश दिव्यांश भी यही होता, काश उसकी जिंदगी भी नॉर्मल होती, काश जब वह आंखें खोलती तो दिव्यांश को पहले देखती, काश दिव्यांश उसे डाइवोर्स न देता, दिव्यांश का प्यार उसके लिए सच्चा होता। दृष्टि के जहन में वह पल चलने लगे जब पैंथर ने दिव्यांश की आवाज निकालकर उसे डाइवोर्स दिया था।
अचानक ही दृष्टि के कानों में शौर्य की आवाज पड़ी, क्या सोच रही हो दृष्टि? जो बीत गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो अब हमारे सामने है हम उससे जरूर संभाल सकते हैं। देखो सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो गई, आर्या भी पूरे तरीके से ठीक हो गई। अब जब तुम कहोगी तभी इंडिया जाएंगे, और अगर तुम कहोगी कि इंडिया नहीं जाना तो हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुम ऐसे उदास मत रहो। दृष्टि ने कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ। भला मैं ऐसे इंसान के बारे में क्यों सोचूं जिसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। फिर भी कभी कभी दिल मानता नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शायद कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शौर्य ने समझाते हुए कहा, दृष्टि ज्यादा मत सोचो, इन सब बातों का जिक्र करके अपना टाइम मत खराब करो। फिलहाल तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे। तभी दृष्टि के कमरे में 3-4 डॉक्टर आ गए। उनमें से एक दिव्यांश भी था जिसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। दिव्यांश के साथ सांझ भी, उसने भी अपना चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। एक सीनियर डॉक्टर ने शौर्य की ओर देखकर कहा, बच्चे को आप ले लीजिए, हम इनकी पट्टी को खोल देते हैं। शौर्य ने देव को कंधे से लगा लिया। देव अब भी सो रहा था। वही डॉक्टर धीरे धीरे दृष्टि की पट्टी को खोलने लगे। दृष्टि की पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, दृष्टि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। दृष्टि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी और उसकी आंखें सबसे पहले दिव्यांश की आंखों से टकराई। वह कुछ सेकंड तक दिव्यांश की आंखों में ही देखती रही और फिर उसने पलकें झुका दी और शौर्य को देखने लगी। वहीं शौर्य तो चुपचाप खड़ा हुआ बस दृष्टि के लिए क्षण भर का इंतजार कर रहा था। और तभी दृष्टि ने अपने दोनों बाहें फैलाकर कहा, भैया मुझे दिखाई दे रहा है। यह सुनते ही शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंखों में नमी थी। शौर्य थोड़ा सा आगे आया और दृष्टि ने अपने देव को फिर से अपने सीने से लगा लिया और एक ही सेकंड में उसका सारा चेहरा चूम लिया। देव जो कि सो रहा था, दृष्टि के ऐसा करने से उठ गया। वहीं शौर्य ने भी दृष्टि का सिर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और दृष्टि ने भी एक हाथ शौर्य की कमर पर लपेट दिया। शौर्य ने दृष्टि के बालों को चूम कर कहा, मैंने कहा था ना दृष्टि, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जिंदगी से हार मत मानो। वही सांझ शौर्य को देख रही थी, उसकी दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे हो रही थी। शौर्य को उसने पहली बार इतना खुश देखा था। वैसे तो शौर्य हंसता मुस्कुराता था, लेकिन आज शौर्य कुछ ज्यादा ही खुश था। खुश हो भी क्यों ना, आखिर उसकी बहन की आंखें जो वापस आ गई थी। दिव्यांश ने एक नजर दृष्टि को देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंसू भी थे। दिव्यांश फिर कमरे से बाहर चला गया। दिव्यांश कुछ देर तक कमरे के बाहर टेक लगाकर खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, दृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो, इन सब में मेरी गलती नहीं थी। गलती तो पैंथर की भी नहीं थी, लेकिन जानता हूँ सब कुछ उथल पुथल हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। दृष्टि सोचा था कि जब तुम आंखें खोलोगी तो तुम्हारे सामने सबसे पहले मैं आऊंगा, तुम सबसे पहले मेरा चेहरा देखोगी। लेकिन किस्मत ने वह मौका तुम्हें मुझसे छीन लिया। लेकिन अब मैं एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता। तुम्हें बहुत जल्द मना कर रघुवंशी मेंशन ले जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय और विराज रजावत हाउस के बाहर खड़े थे। विराज ने कहा, भैया आपको भाभी से मिलना है तो मिल लो, मुझे लेकर क्यों आए? शिवाय ने कहा, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। यह सुनते ही विराज की आंखें हैरानी से फैल गई। विराज ने कहा, सिवाय रघुवंशी द ग्रेट, सिवाय रघुवंशी को भी घबराहट होती है? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। शिवाय ने हल्के गुस्से में विराज के गर्दन पर अपना हाथ लपेटकर अपने हाथ को दबाते हुए कहा, ज्यादा बोलेगा तो अभी के अभी गर्दन चटका दूंगा। मुझे सच में घबराहट हो रही है, इसीलिए तुझे लेकर आया हूँ। पता नहीं छुई मुई मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मेरी शक्ल तो क्या, वह मेरा नाम भी भूल गई है। शिवाय ने फिर विराज का कॉलर पकड़ा और उसे खींचता हुआ रजावत हाउस के अंदर ले आ गया। दोनों ही अंदर आ गए। वहां डैनी था। डैनी ने दोनों का वेलकम किया और सेटिंग एरिया में बैठा दिया। शिवाय ने पूछा, मिस्टर रजावत नहीं है? डैनी बोला, नहीं, चुईमुई घर पर नहीं है। वह अपने मम्मी पापा के साथ किसी पार्टी में गई है। काफी हद तक ठीक हो गई है, थोड़ी वीकनेस है, बाकी तो ठीक है। शिवाय ने पूछा, क्या? और डैनी ने क्या जवाब दिया? यह सुनकर विराज का तो हंस हंस कर पेट ही दुख गया।
वहीं शिवाय बार बार विराज को चुप करवा रहा था, लेकिन विराज एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुआ। विराज को हंसता हुआ देखकर डैनी की हंसी भी छूट गई। डैनी और विराज दोनों ने शिवाय को अच्छे से चिढ़ाया और फिर डैनी ने कहा, विराज, इसमें हंसने वाली बात क्या है? मैंने तो सिर्फ वही बताया जो वह इनडायरेक्ट मुझसे पूछना चाहते थे। तीनों बातें कर रहे थे और करीब आधे घंटे बाद वरदान, वंशिका और आर्या तीनों ही घर में दाखिल हुए। शिवाय ने आर्या को देखा तो देखता ही रह गया। आर्या रेड कलर का एक गाउन पहना हुआ था। वह गाउन बहुत सुंदर था और आर्या के ऊपर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। गाउन बहुत सिंपल सा था, लेकिन आर्या की खूबसूरती उसमें निखर कर आ रही थी। होठों पर हल्की सी रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी, कानों में बड़े बड़े से डायमंड इयररिंग पहने हुए थे, हाथों में ब्रेसलेट था। सिवाय तो आर्या को देखकर पलके झुकाना भूल गया। वैसे तो उसने ना जाने कितनी बार आर्या को देखा था, लेकिन आज आर्या की खूबसूरती सिवाय के दिल की धड़कन बंद करके अटैक करने के लिए तैयार थी। वहीं वरदान को देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। सिवाय विराज दोनों ही वरदान के सामने आए तो वरदान ने हाथ बढ़ाकर सिवाय से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन सिवाय की आंखें तो अपनी छुई मुई पर टिकी हुई थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया और विराज ने अपना हाथ वरदान के हाथ से मिलाकर कहा, हेलो अंकल, कैसे हो आप? वरदान ने सिवाय को देखा। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वह हंसा नहीं। तभी विराज ने कोहनी मार कर सिवाय को होश में लेकर आया। सिवाय अपने होश में आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह भी चोर नजरों से आर्या को ही देख रहा था। वहीं आर्या तो विराज को देख रही थी। कहीं ना कहीं आर्या विराज से इम्प्रेस हो रही थी। वरदान ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, यहाँ कैसे आना हुआ? विराज ने कहा, वाह अंकल, बस ऐसे ही। चाचू ने कहा कि पूछो कि आर्या कैसी है। वरदान विराज की बातों का जवाब देता उससे पहले ही आर्या ने कहा, मैं ठीक हूँ विराज, थोड़ी वीकनेस है, लेकिन अब काफी हद तक बेटर फील कर रही हूँ। वहीं आर्या ने जो विराज की बातों का जवाब दिया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सिवाय की आंखें जरूरत से ज्यादा खुली हुई थी। वह तो गुस्से में विराज को देख रहा था और विराज किसी भीगी बिल्ली की तरह सिवाय से डर कर कह रहा था, मैंने क्या किया? भाभी खुद ही तो जवाब दे रही हैं। सिवाय इतने गुस्से में विराज को देख रहा था जैसे अभी खा जाएगा। सिवाय ने मन ही मन कहा, तुझे तो मैं घर जाकर देखता हूँ, लाना ही नहीं चाहिए था तुझे अपने साथ। विराज ने सिवाय के भाव समझ लिए तो विराज ने वरदान की तरफ देख कर कहा, अंकल जी, हम चलते हैं। तभी आर्या ने कहा, अरे अभी तो आए हैं और अभी जा रहे हैं, बैठे ना, बातें बातें करते हैं। विराज ने आर्या की तरफ देखकर मन ही मन रोते हुए कहा, भाभी मत करो मेरे साथ ऐसा, मेरा भाई मुझे जान से मार देगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।